नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी शासित प्रदेश में इसे लेकर खूब बहस हो रही है। एक तरफ उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी पूरी है। सरकार ने यह तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। अब यह बात कांग्रेस कह रही है कि चुनाव से पहले इन्हें इस तरह के मसले दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना हमारा पुराना मकसद है, मुद्दा है और हम उसे लेकर आएंगे। वो कह रहे हैं कि एक देश है तो एक विधान होना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग धर्मों के लिए नियम कानून एक देश में अलग नहीं होने चाहिए। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के इसे चुनावी पैंतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो क्या वाकई में चुनावी शतरंज में यह बड़ा मुद्दा साबित होगा या सिर्फ जुबानी खर्च तक ही सीमित रह जाएगा? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अलग अलग वर्ग के अलग अलग पार्टियों के नेता इस मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। सीएम शिवराज ने आज नहीं, ये मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि लोगों को पता हो कि इस मामले को लेकर दिसंबर 2022 में सीएम शिवराज ने कह दिया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तरफ विचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आए। उसके बाद क्या बयान लगातार आ रहे हैं। आज विश्वास सारंग ने इसको लेकर बयान दिया। आरिफ मसूद इसको लेकर क्या सोचते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता क्या सोचते हैं, सुनिए। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? कॉमन सिविल कोड संविधान का मामला है, पार्लियामेंट का मामला है। यहाँ पे नेता लोग बोलते रहे, ये केवल चुनावी मैनेजमेंट है, चुनाव पास में है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, इसलिए जितने बोल सकते हैं बोल लो। ये केवल बोल बोल के और लोगों को भटका के चुनाव जीतना चाहते हैं। समान नागरिक संहिता इस देश के लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण दोनों है। इससे निश्चित रूप से हर वर्ग को देश की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। हम सब लोग विरोध करेंगे और ताकत से विरोध करेंगे। और मैं अपील करूंगा लॉ कमीशन के लिए कि लॉ कमीशन से तमाम देश के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास रखते हैं, जिनको ये विश्वास है कि जो बाबा साहब का संविधान था वो बचा रहे, उसके लिए सबको आगे आना चाहिए। अकेले मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं, अदर देन कम्युनिटी को भी आना है। इसलिए जनता से भी अपील करूंगा कि लॉ कमीशन को अपील करना चाहिए, जो उन्होंने सुझाव मांगे उनको देना चाहिए। और कॉमन सिविल कोड का हम सब विरोध करते हैं। तो सुना आपने, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सब विरोध करते हैं, लेकिन ये आखिर ये समान नागरिक संहिता है क्या? आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं, कहां कहां लागू है ये भी समझा देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इसके क्या मायने हैं। समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है संविधान। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, पर्सनल लॉ और उसे लागू करना राज्य की ड्यूटी। अब इसको लेकर के कहा जा रहा है भारत के हर नागरिक के लिए समान कानून बनाया जाए। मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू विवाह अधिनियम, ये सब मर्ज होकर के सबके लिए एक जैसे, शादी तलाक जैसे मामलों में एक समान कानून हो। ये नहीं कि कोई जुबानी जमा खर्च करके तलाक ले ले और कोई कोर्ट में जाए, किसी के लिए 3 बीवियों की मंजूरी, किसी के लिए 1 की। जो मान्यताएं सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आपके पास आजादी के तौर पर थी, उसे लेकर के एक रूपता लाना, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। धार्मिक पाबंदियों से महिलाएं मुक्त होंगी, इसके बारे में यह दलील दी जाती है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, इसका फायदा होगा, यह भी कहा जाता है। महिलाओं को पिता की संपत्ति पर अधिकार देना, ये बहुत सारे ऐसे फायदे इसके गिनाए जा रहे हैं। गोद लेने जैसे मामलों में समान अधिकार, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब इसे लागू करने का वक्त आ गया है। अगला आपको दिखाते हैं कि कहां कहां कैसे कैसे ये जो है, इससे राज्यों की क्या स्थिति है। निजी कानूनों को अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसके आने से, यानी कि जो समाज विशेष के लिए बने कानून हैं वो खत्म हो जाएंगे।
एक ही लॉ होगा, एक ही तरीके से सबके लिए होगा। किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? देखिए, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, अमेरिका, सूडान, मलेशिया, यानी कि जो कट्टर मुस्लिम देश हैं वहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन इस देश में उसका विरोध हो रहा है। अमेरिका जैसे डेवलप देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फिर भारत में यह होना चाहिए या नहीं, यह बड़ा सवाल है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। ये तमाम जानकारी के बाद अब आपको हमारे सवाल दिखाने जा रहे हैं कि आखिर हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने, चुनाव से पहले एमपी में लगेगी समान नागरिक संहिता, सियासी तौर पर किसका होगा फायदा? सियासी तौर पर इसका फायदा किसे मिलेगा? नाराज होंगे कुछ खास वोटर। बीजेपी बोली एक देश का विधान, कांग्रेस बोली इससे परेशान होंगे मुसलमान। बीजेपी बोली एक देश एक विधान जरूरी है। अमेरिका पाकिस्तान में लागू पर भारत में विरोध, क्या यूसीसी पर हावी है सियासी सोच? ये भी लोग कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान जैसे देश से लेकर अमेरिका तक लागू होते हैं, यहां क्या दिक्कत है? एमपी में लगेगी समान नागरिक संहिता, कौन खुश कौन होगा खफा? चुनावी पैतरा है या सच में होगा? इस पर बातचीत करेंगे हम। और आइए अब मैं एक एक करके अपने मेहमानों से तारुफ करा देता हूं। आज मैंने लगभग हर वर्ग को छूने की, हर पार्टी को छूने की कोशिश की और मेरे साथ 4 मेहमानों का एक विशेष पैनल मौजूद है। मेरे साथ आज AIMIM के नेता परिज़ादा तौकीर निजामी साहब हैं। निजामी जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। मेरे साथ संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश से रईसा मलिक साहब जी हैं। रईसा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मृणाल जी, वेलकम टू माय शो सर। और वरिष्ठ नेता बीजेपी से प्रवक्ता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालू जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं आ जाता हूं गोविंद मालू जी आपके पास। गोविंद मालू जी, कहा जा रहा है ये चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप जो है आपको समान नागरिक संहिता याद आ रही है। केंद्र भी इसी वक्त बिल्कुल एंड टाइम पर जाकर के, जब कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो इसके लिए राय मशवरा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि 24 की जमीन तैयार हो जाए। क्या कहेंगे इन आरोपों पर? देखिए, जो हमारा मूल अधिष्ठान, जो हमारे मूल जो सिद्धांत हैं, जिन पर हमने जनसंघ से लेकर और आज तक खुलकर बोला है और लोगों से वादा किया है, हम उस वादे को वादा पूरा करने का कोई समय नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, ये हमारी प्रियम्बल में प्रस्तावना है और हमारे मूल अधिष्ठान, इसलिए हम उसको लागू करने के लिए जबरिया नहीं करें। लॉ कमीशन से ने उसके बारे में राय मशविरा मांगा है, अपना मशविरा दीजिए, अपने विचार दीजिए, अपनी उसमें राय व्यक्त करिए। और चूंकि संविधानेतर नहीं है, संविधान के अनुकूल है वो। अनुच्छेद 44 कहता है, नेहरू कमेटी जब बनी थी 1928 में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, तब उसने भी इस बात की वकालत की थी। तो उससे पीछे कांग्रेस के लोग क्यों जाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है। और ये चूंकि महिलाओं के संरक्षण के लिए है ये कानून, समान नागरिक संहिता, वो सबसे ज्यादा हर वर्ग की, हर जाति की, हर धर्म की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको गरिमा प्रदान करेगा, उनको स्वावलंबिता प्रदान करेगा, उनको आजादी देगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हम कोई समान लोग नहीं है, हम कठमुल्ला भी देश के लोग नहीं है। ठीक है, हम बहुत खुले विचारों के लोग हैं, जिसमें हर बात का समावेश किया जा सकता है लोकतांत्रिक। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा, आपको ऑडियो और क्लियर किया जाएगा। मैं इस बीच मृणाल पंत जी के पास आ जाता हूं। मृणाल जी, मुझे यह जानना है कि जब पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट जैसे देशों में समान नागरिक संहिता रह सकती है और अमेरिका जैसे विकसित देशों में रह सकती है, तो भारत में आपको क्यों लगता है यह ठीक नहीं होगी, इसका गलत प्रभाव होगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं है औपचारिक तौर पर। पहली बात तो कोई ड्राफ्ट ही सामने नहीं है। जब तक कोई ड्राफ्ट सामने नहीं है, तब ना तो समर्थन का सवाल उठता है, ना विरोध का सवाल उठता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो किस चीज की वकालत कर रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने एक अलग ड्राफ्ट बनाया है, गोवा में एक अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अगर एक देश और एक विधान, यानी हर जगह एक जैसा कानून लागू करना है, तो यहाँ कमेटी बनाने की क्या जरूरत? जो गोवा का कानून है उसी को यहाँ लागू कर दीजिए। किस बात का विचार विमर्श? जो उत्तराखंड का कानून है वही यहाँ पर पब्लिक के सामने प्रस्तुत करी, कमेटी किस बात की? और अगर एक देश एक विधान की बात है, तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार को ये सब करने की क्या जरूरत है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, वो कानून क्यों नहीं बनाना चाहती? वो क्यों नहीं हक और अधिकार देना चाहती? अगर महिलाओं के हक और अधिकार की बात है, तो क्या गोविंद मालू जी ऐसा मानते हैं
कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या तो अक्षम सरकार है, वो कानून नहीं बनाना चाहती, या फिर उसकी नीयत ही नहीं है लोगों को अधिकार देने की। मध्य प्रदेश में तो ये कमेटी आगे अमित शाह जी का एक फोन आएगा, ये सारी की सारी कवायद धरी रह जाएगी, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, पूरे देश की जनता से जुड़ा हुआ है। किसी राज्य सरकार को इस पे आगे उठाकर कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं, कि देश की सरकार पर छोड़ना चाहिए, व्यापक विचार विमर्श हो, कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तब राजनीतिक दल अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अभी जैसा आपने अपने शो की शुरुआत में बताया कि कांग्रेस ऐसा कहेगी, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा है। कृपा करके कांग्रेस के नाम से इस तरह के शब्द जनता के मुंह में न डालें। ना एक मिनट मृणाल जी, चूंकि अब आप कह रहे हैं आपने मेरा बयान सुना, शायद आपने जस्ट उसके पहले चलने वाली आरिफ मसूद जी का बयान नहीं सुना होगा, हो सकता है आप देर से जुड़े होंगे। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, हमारे सम्मानित बड़े भाई हैं जी, उनकी व्यक्तिगत राय। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की राय इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कोई प्रस्ताव ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं आता हूं अब सीधे रईसा जी आपके पास। रईसा जी, मुझे बताइए, बार बार ये दलील दी जा रही है कि ये मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर कॉमन सिविल कोड आता है, और 3 तलाक को लेकर के भी बाद में इसका मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया था जब इस कानून को हटाया गया था, इसमें परिवर्तन किया गया था। क्या मुस्लिम महिलाएं इसके समर्थन में हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, मैं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व समाज से आती हूँ, लेकिन मैं अभी बात करूँगी हर समाज, हर वर्ग की, हर समाज की महिला की। और मैं यहाँ पर अभी आपसे बात करना चाहती हूँ देश के संविधान की। देश का संविधान आर्टिकल 25 से 28 तक सभी धर्मों को आज़ादी देता है, सभी धर्मों को आज़ादी देता है उनके हिसाब से जीवन जीने की, और ये संविधान की आत्मा है। इसको छेड़ना संविधान की आत्मा को मारने के बराबर है। अगर पार्टियों को या व्यक्ति विशेष को या हमारे पीएम साहब को या जनता पार्टी के लोगों को इस पर विश्वास नहीं था तो ये 76 साल से अभी तक आज़ादी का जश्न क्यों मनाते आ रहे हैं? इसी संविधान के तले तो मनाया जा रहा है। इन्होंने अमृत महोत्सव मनाया, आज़ादी मिली, इसी संविधान के आधार पर अमृत महोत्सव मनाया जाता है। हमारे देश की अनेकता में एकता ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? इस संविधान के कारण। इस संविधान को यूं ही नहीं बनाया गया, इसको बनाने में लगभग 1.5 साल से ऊपर लग गए। इसमें 7 लोगों की कमेटी थी, बाबा अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था। इस संविधान को बनाने के जो बैठे थे लोग, वो विद्वान थे, वो सभी धर्मों के ज्ञाता थे। रईसा जी, लेकिन उस संविधान में तो कई बार बदलाव हो चुका है, बदलने की बात संशोधन बीजेपी करती रही, कांग्रेस करती रही। पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही, पहले मेरी भी बात सुन लीजिए आप। इसको बदलने की ही बात अगर अपन कर रहे हैं तो अपन ने जैन धर्म से क्या लिया, अपन ने बौद्ध धर्म से क्या लिया, अपन ने सिख धर्म से क्या लिया, इस सबको भी क्लियर किया जाए ना। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक 2 भागों में बांट दिया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब है हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम सभी समाज आते हैं, उन सबको क्या क्या सुविधा दी जा रही। और महिलाओं की चिंता है, हम मानते हैं हमारे पीएम साहब को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत चिंता है। तो सबसे पहले वो महिला का 33% जो 2010 से आज तक महिला इंतजार कर रही हैं कि वो हमको 33% आरक्षण मिले, और हम जिस तरह से पंचायत में और नगर पालिका में हिस्सा लेते हैं, हम विधानसभा में भी हम हिस्सा ले सकें। तो पहले उनको वो अधिकार तो दिलाया जाए, उनका वो अधिकार, क्योंकि इसमें सभी समाज की महिलाओं की बात हो रही है। मैं सबकी बात करूंगी, आम लोगों की, आम महिलाओं की बात कर रही हूं मैं। तो मैं आपसे यही निवेदन है कि इसको संविधान को की आत्मा को छेड़ा ना जाए। रईसा जी, मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से मृणाल जी ने अभी आपत्ति की थी, ये जो पूरी राय है, ये अधिकृत तौर पर आम आदमी पार्टी की राय है जो आप रख रही है, या आपकी पर्सनल राय है? देखिए, अधिकृत तौर पे क्या है, हमारे केजरीवाल जी ने भी कहा था कि आप सभी आम लोगों की पहले राय लीजिए। कोई भी काम इस तरह से नहीं किया जाता, एक परिवार का छोटा से भी अगर फैसला लिया जाता है तो पूरा बार बैठता है। ठीक है, राय ले रहे हैं, लेकिन आपने विपक्ष की देखा राय क्या आई है। विपक्ष का एक एक आदमी राय देने में साफ कह रहा है कि नहीं, जब संविधान बनाया गया था तब भी राय ली गई थी, और राय लेने के बाद ही 1.5 साल राय लेने के बाद ही 1 महीने में कोई संविधान की राय नहीं हो जाती। 1.5 साल बाद भी वो इस बात पे पीरजादा तौकीर निजामी साहब के पास में आना चाहूंगा। निजामी साहब, AIMIM का क्या पक्ष है इस पूरे
कवायद को लेकर के जो कहा जा रहा है, चाहे वो केंद्र से, चाहे उत्तराखंड से और चाहे मध्य प्रदेश की धरती से अब सुगबुगाहट है समान नागरिक संहिता को लेकर? बहुत शुक्रिया अभिलाष जी, मैं अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से रखने का जो मौका दिया मुझे। जी जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, पूरा स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी संघ के इशारे पर पूरे देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार का वातावरण बनाना चाहती है, और उसी का ये हिस्सा है। संघ की गोद में बैठकर ये काम वो कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह से इसके विरोध में है। इसके लिए अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो हम भी सड़कों पर उतर कर भी इसका विरोध करेंगे, क्योंकि लॉ कमीशन भी ये बात को कह चुका है कि इसकी देश को जरूरत नहीं है और इस तरह का कोई भी मामला इस देश में लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अभी प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि गोवा की बात बता रहे, तो गोवा में आपने कानून बनाया हुआ है कि वहां के आदमी हिंदू समाज का भाई 2 शादियां कर सकता है, और इस तरह के देश में अलग अलग, अब उत्तराखंड से भी आप शुरू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में तो आपने इतना भयभीत कर दिया है मुस्लिम समाज को, वहां के घरों पर आपने पोस्टर लगा दिए, आज पलायन करने को वहां से तैयार है मुस्लिम समाज। तो कहीं मुझे लगता है मुस्लिम समाज को भयभीत करने का कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और जो है ना, आप जबरिया करेंगे, उनको पकड़ के मारेंगे, उनको कहेंगे तुम धर्म परिवर्तन करो। धर्म परिवर्तन क्या होता है वही तो पूछ रहा हूं आपसे। भारत का संविधान आजादी देता है बालू जी, ये आप ध्यान रखिए। भारत का संविधान हमको, हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या खाएंगे, इसका हमको भारत का संविधान पूरी तरह से अधिकार देता है। किस धर्म में जाएंगे, किस धर्म को अपनाएंगे, इसका भी हमको भारत का संविधान इजाजत देता। हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है, और न ही आप हमें ये बताने की कोशिश करें। भारत का नागरिक भारत के संविधान को मानता है, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा। अगर आपको करना है तो मैं चाहता हूं कि भारत का जो दलित समाज का भाई है, दलित समाज के भाई के साथ आप इंसाफ करके बताएं। भारत के जो आपका अपना पहले गिरबान में झांक के देखें, भारत का जो दलित समाज का आदमी है वो आज भी छुआछूत से भयभीत है। उसको पहले उस छुआछूत जो हो रही है उसके साथ उसको बंद करिए, उससे रोटी बेटी का व्यवहार करके बताइए भारत के हमारे इस दलित समाज के भाई के साथ। तब तो हमें समझ में आए कि एक धर्म, एक जाति और एक कानून आप लाना चाहते हैं। उनके साथ आज भी उनका बेटा घोड़ी से बैठकर तुम्हारे दबंग समाज के लोगों के सामने से दूल्हा बन के नहीं निकल सकता है। पहले दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज, आदिवासी समाज, इन समाजों के साथ इंसाफ करिए। आप पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि भारत में किस तरह के कानून आप लाना चाहते हैं। इस तरह के कानून नहीं चलने वाला। बालू जी आप सही से चलिए, ठीक है सर, ठीक है तौकीर साहब, ठीक है। जब लॉ कमीशन मालू जी तौकीर साहब एक मिनट, मालू जी तौकीर साहब एक मिनट सर, एक मिनट। गोविंद मालू जी मैं आपके पास आता हूं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल तो उठाए हैं पीरजादा तौकीर निजामी साहब ने और साथ ही साथ मृणाल पंत जी ने भी। दोनों सवालों के साथ आपके पास आता हूं। पहला सवाल यह कि जो गोवा में कानून है वो कानून 1869 में देश में लागू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, और उसमें वाकई में जो उन्होंने आरोप लगाया कि उसमें मुस्लिमों को बहुविवाह की छूट नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थिति में हिंदू 2 शादी कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है मृणाल पंत जी ने, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं समान नागरिक संहिता और दूसरी तरफ गोवा का अलग कानून, उत्तराखंड का अलग कानून, मध्य प्रदेश की अपनी अलग कमेटी। फिर समानता कहां से रह गई? पहले केंद्र इसके लिए एक ड्राफ्ट लाए, पब्लिक फोरम पर ले जाए, आपत्तियां मंगवा ले, जहां दिक्कत लगती है उन्हें ठीक कर लिया जाए और समान तौर पर लागू कर दिया जाए अगर असल मंशा है तो। 2022 दिसंबर को सीएम साहब ने ऐलान किया, शिवराज जी ने, कि हम इसको लेकर के कमेटी का गठन कर रहे हैं। उसका काम कहां तक पहुंचा? कितने बिंदु आ गए उसके? क्या चुनाव से पहले इसे पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? अभिलाष जी, हर राज्य को अपने तई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का अधिकार है। केंद्र सरकार तो इस पर विचार विमर्श कर ही रही है, और जब केंद्र में लागू हो जाएगा तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी तो राज्य सरकारें कर सकती हैं और संविधान के अनुरूप कर रही है, संविधान से इतर नहीं कर रही है, संविधान के अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप कर रही है। लॉ कमीशन पहले सबकी राय ले रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से काम हो रहा है।
लेकिन आप इसी धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये भारत में है, जब दूसरे मुल्कों में ये कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां तो कोई आपत्ति नहीं लेता। हमारे यहाँ 4 धर्म के 4 कानून, एक अपनी उपासना पद्धति पर कोई बाधा नहीं डाल रहा है। हाँ। वो अपनी जो प्रेयर करें, कोई नमाज पढ़ें, कोई तिलक लगाएं, कोई सजदे करें, उससे किसी को आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात से है कि महिलाओं के लिए अलग अलग, क्यों, जब एक तरफ तो आप अपने आपका पर्सनल कानून मानते हैं और क्राइम होने पर केवल जो भारत का भारतीय दंड संहिता उसी का पालन करने की बात करते, तब उसमें ये क्यों नहीं मांग करते कि हमारे लिए केवल शरिया कानून लागू हो, बाकी के लिए नहीं हो। तब बात बनती है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर देश धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें कॉमन सिविल कोड की 1928 से चल रहा है ये, और आज कोई नई बात नहीं है। हमारे एजेंडे में था, जैसे हमने 370 एजेंडे में था, इतने साल बाद हमने लागू किया। 33 और 370 को खत्म किया हमने। राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि हमारे एजेंडे में था, हमने राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर और वहां पर भव्य मंदिर निर्माण की जो बात थी वो संविधान के अनुरूप की, हमने नियम कानून से की। तो देखिए, इस देश में यदि इतनी बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने अंतर करिए। आप किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाकर दूसरे के सारी डेमोग्राफी को बदलकर कुछ काम करने का आपको अधिकार बिल्कुल नहीं है। इसके लिए 10 कानून भी बनाना पड़ेंगे तो बनाएगी सरकार। ठीक है मृणाल पंत जी, देखिए यहाँ पर एक चीज तो इंपॉर्टेंट कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान जैसे देश में हो सकता है, मृणाल जी का संपर्क कट गया, चलिए मैं रईसा जी के पास आता हूँ। रईसा मलिक जी, देखिए शरिया के अकॉर्डिंग क्राइम में क्यों नहीं आप लोग मानते हैं कि हमें हमारे शरिया के हिसाब से करने दीजिए? किसी ने चोरी की तो हाथ काट दीजिए, गाली दिए तो जुबान काट दीजिए, अगर किसी गलत काम में जाता हुआ पकड़ा गया तो पैर काट दीजिए, सर काट दीजिए। कहा जा रहा है कि आप लोग सेलेक्टिज्म करते हैं, आप बहुत सेलेक्टिव हो गए कानून को लेकर। जहां फायदा होता है तब कहते नहीं हम भारतीय संविधान को मानेंगे, जहां फायदा नहीं दिखता तो कहते नहीं हम शरिया को मानेंगे। तो ये भी गलत चीज है ना। अगर आप संविधान को मानते तो फिर हर चीज में मान लीजिए, अगर आप शरिया को मानते तो पूरा मान लीजिए। और कम से कम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहने के लिए अगर एक रूपता ला रहे हैं, मालू जी का यह भी कहना है कि आपके धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी मालू जी कह रहे थे कि महिलाओं के हित में लाना चाहते हैं। मैं मालू जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हिंदू समाज में तो सिर्फ एक विवाह करने की अनुमति है, एक से दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं उनके नॉलेज में लाना चाहती हूँ, शायद होगा भी, कि अभी जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में 1.9% मुस्लिम, जबकि मुस्लिम को पूरे इजाजत है 4 शादी करने की, उस कानून के बाद भी 1.9% मुस्लिम जो है वो दूसरी शादी करते हैं। और दूसरा हिंदू कम्युनिटी से 1.3% करते हैं। इसी तरह ईसाई कम्युनिटी से 2.1% करते हैं। तो ये अभी जो रेशो आया है उस रेशो में शादियां इतनी ज्यादा हिंदू मतलब कानून होने के बाद इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं? जब शादी करने की बात आती है तो धर्मेंद्र जी दूसरी शादी कर ले तो उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? हेमा मालिनी जी दूसरी शादी कर ली, उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अगर कानून की ही बात है तो पहले इस तरह के क्यों नहीं किया गया? हिंदू समाज में आप देखिएगा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मुस्लिम का कम और हिंदू समाज का ज्यादा रेशो है दूसरी शादी करने में। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मालू जी से ये पूछना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो भटकती रहती हैं और दर दर भटकती हैं, उनको तलाक नहीं मिलता, जला दिया जाता है उन्हें, तो उसके लिए उनका क्या कहना है? उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, मैं एक बार मृणाल पंत जी के पास आ जाता हूँ। ठीक है, इनके साथ तो इंसाफ किया जाए पहले। ठीक है मृणाल पंत जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है मालू जी, इंसाफ किया जाएगा। मैं मृणाल जी के पास आना चाहता हूँ। कानून बनाए। ठीक है मृणाल जी, जागरूक होना पड़ेगा। मृणाल जी के पास आने दीजिए। मृणाल जी, मृणाल जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रईसा जी ठीक है, रईसा जी ठीक है, आपके पास आऊंगा वापस। रईसा जी 1 मिनट, रईसा जी मृणाल जी को बोलने दीजिए प्लीज। जी मृणाल जी बोलिए। भाजपा और एमआईएम दोनों सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं और ये हमें इस चर्चा में भी दिखाई दे रहा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये भी तो बताना पड़ेगा कि आदिवासियों की कौन कौन सी परंपराएं समाप्त होंगी। क्या नातरा प्रथा जिससे महिलाओं को दूसरी शादी का अधिकार मिल जाता था, क्या वो समाप्त हो जाएगी?
भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जैन धर्म की कौन कौन सी परंपराएं और कौन कौन से संस्कार वो खत्म करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। उनको बताना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म के लोग जो जो प्रक्रियाएं अब तक अपनाते थे उनमें से क्या क्या चीजें समाप्त हो जाएंगी। भाजपा को बताना पड़ेगा कि सिख धर्म के लोग जो जो पद्धतियां अपनाते थे प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, शादी को लेके, संस्कारों को लेके, उनके जो तमाम नियम हैं उनमें से क्या क्या चीजें समाप्त हो जाएंगी। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इससे बड़ी संख्या में हमारे 3-3, 4-4 बच्चे जहां आदिवासियों के बीच में अशिक्षा के कारण है, उनका क्या होगा, क्या इस पर भी रोक लगेगी। इन तमाम चीजों पे, आदिवासियों में शादी के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, भगोरिया में ऐसे भाग कर ही शादी हो जाती है, क्या आप उन लोगों को जेल में डाल देंगे जो इस तरह की पुरानी प्रक्रिया के साथ शादी कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आसान मसला नहीं है, उसे कृपा करके हिंदू मुस्लिम का मसला मत बनाइए, वो बहुत बड़ा मसला है। केवल मध्य प्रदेश के चुनाव में सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति के लिए इतने बड़े मसले को, जो बहुत बड़ी कौम की कई सारी परंपराओं को प्रभावित करेगा, इसको कृपया राजनीतिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मसला मत बनाइए, यही अनुरोध करना चाहता हूँ। ठीक है, निजामी साहब आपके पास आता हूँ। निजामी जी, शरिया लागू करना है तो पूरी तरह से क्यों नहीं? सेलेक्टिवनेस को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि कोई मुस्लिम शराब पीकर आता है तो उसे, क्योंकि इंडियन पिनल कोड इसकी इजाजत देता है तो वो ठीक है, लेकिन शादी करनी है 4 तो हम शरिया के हिसाब से करेंगे, शराब पीनी है तो आईपीसी के हिसाब से करेंगे, चोरी होगी तो सजा आईपीसी के हिसाब से दीजिए, तलाक देना है तो शरिया हम चूज कर लेंगे। ये ऑप्शन क्यों रख रहे हैं? देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बहुत सारे काम कर रही है। और मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो इनको ये शराब की बात आपने की तो शराब बंदी कर देनी चाहिए, पूरे देश में इन्हें शराब बंदी करनी चाहिए, जिससे हमारे हिंदू समाज के भाई बहन भी इससे बहुत परेशान है, जरूरत से ज्यादा। तो इनको शराब बंदी पे बात करनी चाहिए, भय भूख भ्रष्टाचार पे भी इनको बात करनी चाहिए। जो इस देश में महंगाई है, चरम सीमा पर है, उस पर ये बात करना नहीं चाहते। ये एंगल ढूंढते हैं इसमें, हिंदू मुस्लिम के एंगल पे ही बात करना चाहते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में आने वाला चुनाव है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वही भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह के मुद्दों को उठाती है। इस तरह के मुद्दों को आईएम बिल्कुल हमारी पार्टी पूरी तरह से सुझाव दीजिए। ठीक है, हम नहीं ढूंढ रहे हैं भाई, आप लोग ही ढूंढ रहे हैं। एक मिनट तो सबको समान बता रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा देश का, मैंने कहा ना कि गोवा में अलग कानून है, उत्तराखंड से अलग कानून लागू करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको पूरे देश में देखना पड़ेगा कि आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, सिविल कोड की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि पूरे देश में जो आपके प्रदेश हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। बीजेपी के राज्य हैं, वो बीजेपी के राज्य है, चलिए ठीक है सर, तो शादियां कर सकते हो आप, यहाँ क्या कर सकते हो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा। कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, सलाह ले रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं। ठीक है सर, समय खत्म हो गया है, माफी चाहूंगा आप लोगों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर मान रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, माफी चाहूंगा आप लोगों से, समय खत्म हो गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह मामला सिर्फ हिंदू और मुस्लिमों के बीच का नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो जाहिर सी बात है फिर आदिवासी, जैन या दूसरे ऐसे कई धर्म हैं जिनकी परंपराओं पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन यह बात भी सही है कि आखिर कब तक, जब कोई कट्टर से कट्टरपंथी देश इसे अपना रहा है, जब कोई सबसे ज्यादा विकसित देश इसे अपना रहा है, तो इसमें कुछ तो बात होगी और इसको आजमाने में क्या कोई गुरेज है। हालांकि यह बात सही है कि अगर समान नागरिक संहिता है तो हर राज्य की अलग क्यों है, इसका निदान, इसको लेकर समाधान केंद्र को खोजना है और जनता की राय लेकर के, जनता को भरोसे में लेकर के अगर यह किया जाएगा तो बेहतर होगा। अब देखते हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया परिज़ादा तौकीर निजामी साहब आपका, रईसा मलिक जी मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, मृणाल पंत साहब आपका भी शुक्रिया, गोविंद मालू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। चारों मेहमानों को शुक्रिया और दर्शकों को नमस्कार।